हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। तो बेटा, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी, चैप्टर खत्म हो चुके थे और हमें बात करनी थी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की। तो कुछ क्वेश्चंस भी हुए थे, मैंने बोला था यार क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से हम पूरी पीपीटी लेके आएंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी लिए थे, 4-5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा कि इस जो एनसीईआरटी में है अपने मोशन इन अ प्लेन, है ना, मोशन इन प्लेन को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिस्कस किया था। पहला जो पार्ट था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करना चाहूंगा। पहला पार्ट आपका जो था बेटा, वो यहाँ पे था, हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ा। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जिन बच्चों का नहीं क्लियर, उन्हें शायद क्वेश्चन कम समझ में आने वाला है, इसलिए पहले वो जाके वीडियोस में पुराना चैप्टर पहले एकदम अच्छे से तैयार करें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि यार बिना कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो एनसीईआरटी अपना तीनों पार्ट के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन दिए हैं, तीनों पार्ट के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन यहाँ पे एकदम अच्छे से मिलने वाले हैं। दूसरा पार्ट हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन और तीसरा देखा था सर्कुलर मोशन। तो इसी क्रम में हम लोगों ने क्लास को आगे बढ़ाया था और चैप्टर एंड हुआ था और हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन भी देख लिए थे शायद, ठीक है। तो आइए आज उसी के आगे करते हैं। हम लोगों ने सिर्फ 4.5 तक की बातें कर लिया था, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 4.6 से, ठीक है। 4.6 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सभी प्यारे बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि निम्नलिखित असमीकाओं की ज्यामिति या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए। बोल रहा है कि आपके पास ये असमीकाएं दी हैं। असमीकाओं का मतलब क्या है, आपको कोई दिया है, इनइक्वलिटी दिया है, समीकरण दिया है, उसी को सिंपली बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए आपसे ये बोल रहा है कि आप डायग्राम का भी हेल्प ले सकते हैं या तो किसी और विधि का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रूफ करना है। आप चाहो तो मैथमेटिक्स से लेके प्रूफ कर दो, लेकिन यार हम लोग तो फिजिक्स वाले हैं और अभी तक हम लोगों ने वेक्टर के एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, तो वेक्टर से ही हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। बोल क्या रहा है, तो अगर ध्यान से यहाँ पे देखा जाए कि a प्लस बी, मतलब मॉड बोला है, मॉड a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, ये आपको इनइक्वलिटी दिया है, इसी को सिद्ध करना है। तो यार इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा कुछ आइडिया अगर मैं लगाऊं वेक्टर के फॉर्म में जाके, तो हम लोगों ने एक ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, बोलो पढ़ा था। यहाँ पे वेक्टर a मानता था, यहाँ पे वेक्टर बी मानता था और इनका जो रिजल्टेंट होता था वो a प्लस बी होता था। बोलो इतनी बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ईमानदारी से बताना। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था वेक्टर के कॉन्सेप्ट में, कि अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा बेटा, a प्लस बी के बराबर होगा। इतनी बातें समझ में आई थी हम लोगों को। अब कुछ ऐसा ही आइडिया लग रहा है, पहले a वाले नंबर को देखो कि a प्लस बी दिया है और यहाँ पे लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है ट्रायंगल के बारे में। जब हम लोग त्रिभुज के गुण को देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा त्रिभुज के गुण में जाएं तो आपको पता है कि बेटा जो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होती है वो शेष 2 भुजाओं के योग से हमेशा कम होती है। या तो अगर हम अगली प्रॉपर्टी में जाएं तो ये जो 2 भुजाओं के योग के अंतर से हमेशा ये क्या होगी, बड़ी हो सकती है, यही तो होगा। मतलब जैसे ये वाली दिया है 5 दिया है, तो अगर ये वाली क्या होगी 2 है और ये 4 है, तो ये कितनी हो गई, 6 हो गई, और ये हमेशा क्या होगी, तीसरी वाली थोड़ी सी कम होगी। और आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि बोल रहा है ये जो a प्लस बी है ना, अगर यहाँ पे देखें कि एक भुजा ये थी, दूसरी भुजा b है और ये जो तीसरी भुजा है a प्लस बी, क्वेश्चन में देखो a प्लस बी तीसरी भुजा जैसी ही लग रही, मतलब ये इसी की बात कर रहा है। और ये किससे छोटा और बराबर दिखा रहा है, मॉड a और मॉड b से छोटा और बराबर दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या मैं इसको प्रूफ करने में काफी हद तक क्या 120% श्योर है कि मैं इसको प्रूफ कर ले जाऊंगा। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना। अब यहाँ पे देखो
बोल रहा है कि अगर इस वाले में थोड़ा सा आइडिया लगाओ, देखो पहले गेस करते हैं कि कैसी प्रॉपर्टी लगेगी, फिर क्वेश्चन तो यार सॉल्व होते ही हैं। अगर इसमें देखें तो a प्लस बी, मतलब ये वाली बता रहा है कि दो के अंतर से सदैव ज्यादा होगी, मतलब इन दोनों का मैं अगर अंतर करूं कि दो भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा सदैव बड़ी होती है, ये बात भी एकदम सही है प्रॉपर्टी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, दो कराऊंगा तो आप अपने से करेंगे, ठीक है। चलिए जो एकदम सिमिलर क्वेश्चन हो जाएंगे उनको यार हम लोग यहाँ पे लीव करेंगे, ठीक। अब देखो मॉड a प्लस बी है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सपोज एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, इनका जो रिजल्टेंट है वो a प्लस बी है। इनको कुछ मैं नाम दूंगा, ए बी सी नाम दे देता हूं, ए बी सी। तो हमें पता है कि त्रिभुज के गुण से या तो त्रिभुज के प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज की तीसरी भुजा सदैव दो भुजाओं के योग से कम होती है। तो यहां पे लिख देंगे तीसरी भुजा, ध्यान से सीखेंगे यार मजा आएगा, है ना। तीसरी भुजा शेष दो भुजाओं के योग से, शेष दो भुजाओं के योग से, शेष दो भुजाओं के योग से कम होती है ना, शेष दो भुजाओं के योग से कम होती है। ये बात आपको एकदम अच्छे से पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जो तीसरी भुजा है वो ये ए बी प्लस बी सी से कम होगी। तो यहाँ पे अपने को डायग्राम से क्या मिलेगा कि ये जो ए सी है वो लेस देन किसके होगा, ये ए बी प्लस बी सी के होगा। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी से क्या होगी, थोड़ा सा छोटी हो जाएगी। बोलो अगर आप देख रहे हैं कि ए व बी है ना एक ही दिशा में कार्यरत, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, या तो ऐसे लिख लो a प्लस बी, इनका परिणाम ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ये हो जाएगा मॉड a प्लस का मॉड b। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, ठीक है, ये अपने को समीकरण एक मिल गया। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आगे इसको ले चलने की, तो आप यहाँ पे देखें कि अगर a व b एक ही दिशा में कार्यरत, तो किसमें हो, अगर a व b एक ही रेखा में काम कर रहे हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0 होगा। तब इनका जो परिणामी आपको पता है, मैंने सिखाया था वेक्टर में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से जो इनका परिणामी है ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 0, मतलब यहाँ आर स्क्वायर लिख लो, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी 2ab। तो यहां से r बराबर a प्लस बी, मतलब यहां पे हमने लेस देन तो प्रूफ कर ही लिया कि त्रिभुज के नियम से हमने तो इसको प्रूफ कर ही लिया, लेकिन जब हम इनका परिणामी लिए कि a और b एक ही दिशा में कार्यरत हैं तो थीटा मुझे 0 मिल गया, और जैसे ही थीटा मुझे 0 मिला तो यहाँ पे देखा कि इनका जो परिणामी है वो a प्लस बी के भी बराबर है। और आपको सीधे क्या करना है, अगर मैं इसको समीकरण 2 मान लूं तो समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से, मतलब ये जो मॉड a प्लस बी है वो लेस देन तो था मॉड a प्लस मॉड b के, लेकिन इक्वल भी तो प्रूफ कर लिया हम लोगों ने। तो ये इस विधि से हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फटाफट नोट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट आप अपने से थोड़ी देर कोशिश करेंगे लगाने की, है ना, मजा आएगा। चलिए जल्दी से फटाफट, चलिए फटाफट लगाएंगे। अगर यही बोल देता मैं परस्पर विपरीत दिशा में होते, है ना, मतलब एक वेक्टर इधर काम करता है, एक वेक्टर इधर काम करता है, तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाता है, मॉड a माइनस मॉड बी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नोट हो गया आशा करते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरे वाले को हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिमिलर है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको करने के लिए देंगे, ठीक है। ज्यादा जो जिसमें कम टाइम लगेगा उसमें ज्यादा मेहनत हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में यार क्या बोल रहा है। अगर हम दूसरे वाले को ध्यान से पढ़ें, बोल रहा सरकार a प्लस बी मॉड a माइनस मॉड b के बराबर है ना। आप थोड़ा आया किसी का आंसर, देखिए चेक करिए कि आंसर अपने को मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखेंगे, बोल रहा है कि मॉड a प्लस बी मॉड a माइनस मॉड b है,
ठीक है, और दोनों का परिमाण लिया गया है तो जाहिर सी बात है धनात्मक की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ ही लगाऊं, प्रॉपर्टी लगाऊं त्रिभुज की, तो ये है एक, मान लेता हूं ए है, ये है बी है ना, एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इनका जो परिणामी होगा ये ए प्लस बी है। बोलो हाँ या ना, ये क्या है, ए प्लस बी है। इतनी सी बात सभी प्यारे बच्चों को पता है ना। लेकिन अपने को एक प्रॉपर्टी पता है कि ये जो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो शेष दो भुजाओं के अंतर से सदैव बड़ी होती है। बोलो हाँ या ना, इतनी बात सबको पता है कि ये जो त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो सदैव दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है। इतनी बात आपको पता है, बचपन से यही सीखते आ रहे हैं। तो ये जो तीसरी भुजा है वो सदैव, ये अगर मैं इसको ए बी सी मान लूं, तो अगर मैं ए बी सी मानता हूं तो ये जो तीसरी भुजा ए सी है बेटा, है ना, तीसरी भुजा जो ए सी है वो सदैव किससे बड़ी है ना। आप बता सकते हैं डायग्राम से कि ए बी माइनस ए सी, है ना, ए बी माइनस बी सी से बड़ी है। अब यहाँ पे इसका मॉड लिया गया है ना, इसका मॉड क्यों लिया गया है, क्योंकि ए बी माइनस क्या है, बी सी हमारे क्या है, धनात्मक है। मॉड का मतलब क्या है, ए बी माइनस बी सी पॉजिटिव लिया गया है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं कि ए प्लस बी किसके है, ये मॉड ए माइनस मॉड बी, मॉड लिया गया है क्योंकि इसकी वैल्यू धनात्मक है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, अब आगे देखो, अब अपने को ये प्रूफ करना है, लेस देन तो प्रूफ कर लिया, अगर मैं इक्वल प्रूफ कर लूं, है ना, तो इक्वल प्रूफ करने के लिए अभी मैंने वहां पे देखा कि दोनों एक ही रेखा में है ना, दोनों एक ही रेखा में एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तो उनका जो परिणामी है, उनका जो परिणामी है किसके बराबर हो गया था, ए प्लस बी के बराबर हो गया था। लेकिन अगर ये विपरीत दिशा में कार्य करे, एक ही रेखा में एक वेक्टर इधर काम करे, दूसरा वेक्टर इधर काम करे, यहां पे मान लेते हैं यदि ये एक ही रेखा में परस्पर विपरीत हो, कैसे हो, एक ही रेखा में परस्पर विपरीत हो, कैसे हो बेटा, परस्पर विपरीत हो, तो जब विपरीत होंगे तो इनका जो परिणामी होगा वो मॉड ए माइनस मॉड बी के ही तो बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, इनका जो परिणामी होगा वो मॉड ए माइनस मॉड बी के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको समीकरण 1 मानूं, इसको मैं समीकरण 2 मानूं, तो आप आसानी से देख पा रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, आपस में प्रूफ हो रहे हैं। मॉड ए माइनस मॉड बी, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको यहाँ पे ये कोई मेथड नहीं दिया है, बोल रहा है कि आपको किसी भी विधि से आप प्रूफ कर सकते हो। तो यार हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा है तो वेक्टर से इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, फिर अगले पे चलेंगे, देखते हैं आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसको, मैं साइड में हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए अच्छा, तीसरे वाले को थोड़ा सा आइडिया दे दूं कैसे प्रूफ करेंगे। चलो तीसरे, इसमें भैया 4 बातें दी है ना। तीसरे वाले में आपको क्या बोल रहा है, चलिए तीसरे में आपको क्या बोला है, थोड़ा सा आइडिया ले लो मेरे से, है ना, करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आइडिया ले लो। देखो बोल रहा है कि जो मॉड ए माइनस मॉड बी है वो सदैव छोटा है मॉड ए प्लस मॉड बी से। यार अगर आपके मन में थोड़ा सा, है ना, अगर आपके मन में थोड़ा सा कुछ भी आइडिया हो जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो अपोजिट वेक्टर की बात कर रहा है ना, मतलब एक वेक्टर अगर ये है तो दूसरा वेक्टर माइनस बी है, तभी इनका जो परिणामी मिल रहा है मुझे मॉड ए माइनस मॉड बी मिल रहा है। बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसको प्रूफ करने की बात मैं करता हूं, तो जो a माइनस बी है वो क्या है, a प्लस बी, आपको दिख रहा है। तो वही सेम पहला क्वेश्चन हो गया, बस यहाँ पे लेकिन एक वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर माइनस का भी है। बोलो, आपको पता है कि त्रिभुज की जो एक भुजा होती है शेष दो भुजाओं के योग से क्या होती है, कम होती है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बताना। एक बात समझ में आई, इतनी सी बात आपको क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपको ए माइनस बी रिजल्टेंट दे रहा, तो जाहिर सी बात है एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर उसमें
माइनस का बी है तब उसका रिजल्टेंट मुझे ए माइनस बी मिलेगा, तब उसका रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस बी मिलेगा। तो आपको पता है कि ये जो ए माइनस बी है ना, अगर आप इसको प्रूव करना चाहो तो ए माइनस बी सदैव किससे कम है। अगर मैं इसको ए बी सी नाम दूं तो यहाँ पे देखो ए बी प्लस बी सी से सदैव कम है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा प्लस का माइनस का बी हो जाएगा, परिमाण लिया गया है तो ये माइनस वाला भी किस में होता है बेटा, प्लस में होता है। तो आप देखें यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव कर सकते थे, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में थे तो आर बराबर किसके हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी बराबर किसके हो जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी के। एकदम सेम क्वेश्चन पहला। बस यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी थी कि अगर एक वेक्टर ए है तो दूसरा माइनस वेक्टर बी का परिणामी लिया गया है, तभी ये आर बराबर क्या मिला मुझे, ए माइनस बी मिल गया। या तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर बराबर ए प्लस माइनस का बी लिख सकता हूं। ये ऐसे भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये वाला देखो, ये वाला सेम एज अ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे बोला है ए माइनस बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मतलब दो भुजाओं का अंतर क्या होता है, तीसरी भुजा से सदैव कम होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो चलिए फटाफट बातें नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। सेम क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, किया जा सकता था बिना मेहनत के, ठीक है। चलिए अब अगली बात दिया है, क्वेश्चन नंबर 4.7 की बात करेंगे बेटा। बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0, निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ना। बोल रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिया है वो कौन सा सही है। बोला ए बी सी डी, बोल रहा है कि ए बी सी तथा डी में से प्रत्येक शून्य सदिश है। बोलो क्या ये बात सही लिखी है, बोलो ए बी सी डी में से जो बोल रहा है कि प्रत्येक शून्य सदिश है, तो क्या ये बात सही लिखी है, बोलो हाँ या ना। अच्छा बताओ, क्या ए बी सी डी और कोई स्थितियों में भी तो 0 हो सकते हैं या नहीं हो सकते, जल्दी से बताओ। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे तो सम दिख रहा है आपको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0। आपसे बोल रहा है कि ए बी सी तथा डी में से प्रत्येक सदिश शून्य है। क्या आपको सारे सदिश शून्य दिख रहे हैं, या ये अन्य परिस्थितियों में भी शून्य हो सकता है। जैसे दो विपरीत सदिशों का परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, शून्य होता है, मैंने आपको सिखाया है। मतलब अगर एक वेक्टर ए है तो दूसरा माइनस का वेक्टर भी है, इनका जो परिणामी सदिश होता है वो भी क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो ये बात सरासर गलत लिखी है। क्यों गलत लिखी है, क्योंकि जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है वो अन्य परिस्थितियों में भी क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। जैसे कि दो सदिशों का परिणामी भी शून्य हो सकता है। तो ये बात भैया सरासर गलत लिखी हुई है ना। बस आपको बताना है कि कारण भी बताना है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो जैसे हमने देखा ए बी सी तथा डी में से प्रत्येक शून्य सदिश है। क्या यार ये सारे 0 वेक्टर ही हैं भाई, अन्य परिस्थितियों में भी तो ये 0 हो सकते हैं ना। तो ऐसा केवल स्टेटमेंट केवल एक के लिए फॉलो नहीं हो रहा, वही बोल रहा है कि प्रत्येक शून्य सदिश है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि दो क्या होते हैं, विपरीत सदिशों का जो परिणामी होता है वो भी हमें शून्य सदिश प्राप्त होता है। तो आपको आंसर में बस इतना लिखना है कि ये बात भैया सरासर गलत है। क्योंकि अगर दो विपरीत दिशा में कार्यरत है कोई भी सदिश, तो उनका भी परिणामी क्या होता है, शून्य होता है। बात समझ में आ गई। चलो दूसरे में बताइए, ए प्लस सी का परिमाण बी प्लस डी के परिमाण के बराबर है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। बोला कि ए प्लस सी का परिमाण बी प्लस डी के परिमाण के बराबर है। कैसे आंसर करेंगे इसको, देखेंगे, बताइए बेटा कैसे आंसर करेंगे। ए प्लस बी का परिमाण, ए प्लस सी का परिमाण बी प्लस डी के बराबर है। देखो एकदम सिंपल है, यहीं पे मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी जगह है। देखो आपको दिख रहा है ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, है ना। तो अगर मैं यहां से बोलूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0, और बोला ए प्लस सी, तो ए प्लस सी को साथ बचाओ, ऐसे लिख लो ए प्लस सी, और ये प्लस का बी प्लस डी बराबर 0। अब इसको इधर भेज दो, है ना। तो ए प्लस सी और ये उधर जाएगा माइनस का बी प्लस डी। अब इनका परिमाण लोगे तो ए प्लस सी
और बराबर माइनस का मॉड लेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा। बोलो क्या ये बात सही लिखी हुई है? तो आपको यहां से प्रूफ भी हो रही है, हाँ सर ये बात एकदम सही लिखी है, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि अगर मैं, अरे एक मिनट ये क्या हो गया, आइए, मेरे को पता चल गया, क्या पता चल गया मेरे को कि a प्लस सी बराबर माइनस का b प्लस डी हो गया। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई। अब मैं इसका जब मॉड लेता हूं तो मैं जब इसका मॉड लूंगा तो a प्लस सी माइनस का b प्लस डी का मॉड बाहर आएगा, a प्लस सी बराबर b प्लस डी ही हो जाएगा। बोलो क्या ये बात सही लिखी है कि a प्लस डी का परिमाण जो है वो b प्लस डी के ही बराबर होगा, है ना? तो आप इसको नोट करेंगे, आप इसको नोट करेंगे, कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, बोल रहा है ए का परिमाण बी सी तथा डी के परमाणुओं के योग से कभी अधिक नहीं हो सकता। बताओ क्या ये बात सही लिखी है कि नहीं लिखी है? जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात सही लिखी है? बोला कि ए का परिमाण बी सी तथा डी के परिमाणों के योग से कभी अधिक नहीं हो सकता। देखो बेटा, आप जब क्वेश्चन करो ना तो ये मत इंतजार में रहा करो सर ये हो गया, अगला वाला सर बताए तब मैं करना स्टार्ट करो। आप कोशिश करते रहा करो, है ना? ठीक है, जैसे आपका ये हो गया तो अगले क्वेश्चन पे आप कार्यरत रहिए। ठीक है, चलिए बताएंगे ए का परिमाण बी प्लस डी के परिमाण से अधिक है कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ कितने बच्चों का आ जाएगा। देखो अगर ये मैं यहां से देखूं a बराबर माइनस का b प्लस सी प्लस डी, लेकिन जब मैं इनका मॉड निकालूंगा तो आपको ये पता चल रहा है कि जो b प्लस सी प्लस डी का जो योग होगा, क्या होगा बेटा, जो b प्लस डी योग होगा वो परिमाण के बराबर होगा या तो उससे अधिक होगा। क्या होगा? परिमाण के बराबर या तो उससे कम होगा ना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मॉड ए है, अगर मैं ये मॉड बी प्लस सी प्लस डी लिख लूं, है ना, तो बताओ ये कभी भी इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, है ना? वही बोल रहा है कि ए का परिमाण है बी प्लस सी डी के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। कहां से अधिक होगा? अगर मैं मान लूं, यहां पे देखो, अगर मैं b प्लस सी प्लस डी का परिमाण निकालूं, है ना, तो जाहिर सी बात है वो हमेशा ऐसे क्या हो, या तो बराबर हो सकता है a का परिमाण इनके परिमाण के योग के बराबर होगा या तो कम होगा। क्या होगा? बराबर हो सकता है या तो कम हो सकता है, लेकिन कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। बोलो क्या बात समझ में आई? जैसे मैं यहां से देखो मॉड ए है, b प्लस सी प्लस डी बनेगा, ये है ना, अगर मैं इसको इधर भेजूं तो ये मॉड ए बराबर क्या बनेगा बेटा, b प्लस सी प्लस डी बनेगा। बताओ इतनी सी बात क्लियर है? तो आपको ये लग रहा है जो a का परिमाण वो b प्लस डी के परिमाण के बराबर हो सकता है और उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे कभी अधिक नहीं हो सकता। तो ये भी बात मेरे प्यारे से बच्चा सरासर सत्य लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना कि ये बात भी सर क्या है, सत्य है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे बेटा, है ना, फटाफट इसको नोट करिए सभी बच्चे। तो चलिए बेटा देखेंगे अब ये क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए, बोला कि यदि a तथा d संरेखी नहीं है तो b प्लस सी अवश्य ही a तथा d के समतल में होगा और यह a तथा d के अनुदिश होगा यदि वे क्या हैं, संरेखी हैं। बोल रहा है यदि a तथा d संरेखी नहीं है तो b प्लस सी अवश्य ही a तथा d के समतल में होगा और यह a तथा d के अनुदिश होगा यदि वो क्या है, संरेखी हैं। तो देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको बोला था कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं a बोल रहा है और b प्लस सी बोल रहा है और प्लस डी बोल रहा है कि 0, है ना। तो ये जो वेक्टर a है और ये b प्लस सी है और d है, ये तभी 0 हो सकता है इनका परिणामी जब तीनों किसमें हो बेटा, एक ही प्लेन में हो, है ना। जब तीनों एक ही प्लेन में हो तभी इनका परिणामी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। या तो त्रिभुज की किन्हीं तीन भुजाओं को क्रम में लगाया गया, है ना, या तो
या तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को सीक्वेंस में लगाया गया। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0 दिया। यहाँ पे ये तभी परिणामी 0 हो सकता है, जैसे मैंने बोला a b प्लस सी बना लो, d बना लो, 0 हो जाएगा। तो a और b प्लस सी और d, 3 बन गए ना, a b प्लस सी और d, है ना। तो ये तीनों का परिणामी तभी शून्य होगा जब तीनों एक ही तल में होंगे। क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। तो ए तथा डी संरेखी है नहीं है, ये बात एकदम सही लिखी हुई है। बोल रहा है कि b प्लस सी अवश्य a तथा d के समतल में होगा, तो आपको एकदम सही बात लिखी है, जो b प्लस सी है वो अवश्य a तथा d के समतल में है, तभी इनका परिणामी शून्य होगा। और यह a तथा d के अनुदिश होगा यदि वे संरेखी हैं, है ना। यदि वे संरेखी हैं तो बेटा अगर a और d, अगर मैं बात करता हूं a तथा b एक ही रेखा के अनुदिश समतापी हैं। कैसे हैं? एक ही रेखा के अनुदिश हैं, मतलब जो a और d की बात है, यहाँ पे देखो अगर a और d एक ही रेखा की तरफ है, ध्यान से समझना, a और d क्या है? एक ही रेखा की तरफ है। और अगर b प्लस c भी उसी रेखा में हो जाए, मतलब संरेखी है, संरेखी का मतलब समान रेखा में, तो मतलब अगर a तथा d एक ही अनुदिश में है, अगर मैं यहां से बताऊं जैसे a है, आइए इसको बोर्ड पे थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। अगर मान लेता हूं ये a है ना, और ये d है, ये एक ही रेखा के अनुदिश हैं। कहां पे हैं? a तथा d जो है एक ही रेखा के अनुदिश हैं, एक ही रेखा के अनुदिश है। और आपको बोल रहा है, पॉइंट को समझेंगे, बोल रहा है कि a तथा d के अनुदिश होगा यदि वे संरेखी होगा, है ना। तो बोल रहा है तो अगर b प्लस सी भी इसी रेखा में है ना, अगर b प्लस सी भी इसी रेखा में है तो वो क्या होगा? तभी इनका योग क्या होगा? शून्य होगा। तभी इनका योग क्या होगा? शून्य होगा। और जब इनका योग शून्य होगा तभी हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? संरेखी होगा, है ना। ये क्या होगा बेटा? संरेखी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए, बात समझ में आई? तो ये स्टेटमेंट भी एकदम से सही लिखा है। क्या लिखा था कि जो a है b प्लस सी और डी वेक्टर, 3 हमने बनाया, ए बनाया, बी प्लस सी बनाया, और तीसरा कौन सा बनाया बेटा? डी बनाया। और हमने बताया कि इनका जो परिणामी तभी शून्य होगा, मतलब ये ए का और बी प्लस सी का और डी का परिणामी तभी शून्य होगा जब ये क्या हो? एक ही प्लेन में हो, है ना। तो यहाँ पे आपको साफ साफ बात दिख रही थी क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा था? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि संरेखी नहीं है, तो b प्लस सी अवश्य a तथा d के समतल में होगा। तो जाहिर सी बात है ना। तो जब ये संरेखी नहीं है तो b प्लस सी भी उसी की रेखा में होना चाहिए, है ना। तो a और d भी, है ना, तो फिर बोल रहा है अनुदिश होगा। तो बोला कि यदि a तथा d, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा पीछे करके, a तथा d बोल रहा है कि अनुदिश होगा यदि वे संरेखी हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर a और d क्या है? एक ही रेखा के अनुदिश है, तो b प्लस सी को भी उसी रेखा में होना चाहिए। केवल तभी और तभी इन सदिशों का जो परिणामी है वो क्या होना होगा? शून्य होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू है। तो आपको यहाँ पे देखो कितने स्टेटमेंट मिल गए ट्रू। अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स था, है ना, दूसरा स्टेटमेंट क्या था? ट्रू था, और तीसरा स्टेटमेंट भी क्या था? ट्रू था, और चौथा स्टेटमेंट भी क्या था? ट्रू था। चलिए 4.8 लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आएगा। ठीक है 4.8। अब यहां से न्यूमेरिकल की शुरुआत होती है, थोड़ा सा दिल थाम के बैठेंगे, थोड़ा सा माइंड में फार्मूले उर्मूले को पूरे लेके बैठेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्त बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। वे सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती हैं तथा P के व्यासी विपरीत बिंदु Q, है ना, P से शुरू करेंगी, P के व्यासी विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पथों से होकर गुजरती हैं, जैसा कि चित्र 4.20, अच्छा डायग्राम भी दिया है ना, 4.20 में दिखाया गया है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर हो जाएगा? फटाफट बताएंगे, है ना। चलिए 2 बातें पूछा है यहाँ पे, कितनी बातें पूछा है?
प्रत्येक लड़की का विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है। पहली बात तो विस्थापन पूछा है, फिर औसत वेग और औसत चाल है। नहीं नहीं ये नहीं पूछा, ये दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं क्या। अच्छा ये इसमें बोल रहा है आपको कि 3 लड़कियां हैं, ये आपको डायग्राम दिया। पहले डायग्राम देख लो बड़े से, फिर मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा क्वेश्चन। बोला कि 3 लड़कियां हैं 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली, पी से शुरू करती हैं, क्यू पे जाती हैं और ये इस तरह आती जाती हैं। ठीक है, हाँ ऐसा कुछ पाथ में बनाया है। ठीक है, आप देख लो पहले एकदम अच्छे से डायग्राम, है ना, फिर उसके बाद हम देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सॉल्व भी करना है इसको। ठीक है, चलिए आइए सीखते हैं। मजेदार क्वेश्चन है यार, मजा आएगा। बोला कि 3 लड़कियां हैं 200 मीटर त्रिज्या वाली, मतलब ये अगर ये मान लेता हूं इसकी त्रिज्या कितनी है 200 मीटर। ठीक है, बोला कि P से Q तक, P से शुरू करती हैं और Q तक जाती हैं और विभिन्न पथ पे। A लड़की ऐसे चल रही है, B लड़की इधर जा रही है और एक C लड़की भी होगी, है ना। 3 लड़कियां हैं A B C, तीनों की स्थितियां अलग अलग दी है। बोल क्या रहा है कि स्केटिंग कर रही है और P के व्यासी भी Q पर पहुंचती है ना। एक लड़की इधर से जा रही है, एक लड़की इधर से जा रही है और एक लड़की इधर से जा रही है। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये बी लड़की ये जा रही है, सी वाली है और ये ए वाली है। ठीक है, पी से स्केटिंग करती, स्केटिंग जानते हो ना, जो पहिया और ये पहन के बर्फ में जो फिसलते हैं इधर उधर ना, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो ये पी से क्यू पे जाना है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही थी और इसकी त्रिज्या आपको दिया है 200 मीटर, है ना। सर्कुलर पाथ पे घूम नहीं रही थी, एक ऐसा कुछ था, स्थान था, बर्फीली सतह थी, वहीं पे स्केटिंग कर रही थी, पी से चल रही थी और क्यू पे पहुंच जा रही थी। अब आपसे पूछा क्या है, प्रत्येक लड़की के विस्थापन का सदिश परिमाण कितना होगा। किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर होगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि प्रत्येक लड़की का विस्थापन आपसे पूछा है, अगर मैं यही आपसे पूछूं प्रत्येक लड़की का विस्थापन बताओ, प्रत्येक लड़की का विस्थापन जो होगा वृत्त के व्यास के बराबर होगा। यही तो जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़की होगी सरकार इधर से यहीं पे आ रही है, इधर से जा रही है, यहीं पे आ रही है, तो व्यास तो यही है सर्किल का कि नहीं है यार, फटाफट बताना। व्यास P से Q, मतलब ये जो PQ है वही तो व्यास है आपको, है ना। जो आपसे प्रत्येक लड़की का विस्थापन पूछा है, अगर मैं आपको आंसर यहीं पे दे देता इसका तुरंत पलक झपकते ही कि प्रत्येक लड़की का विस्थापन जो होगा इसी PQ के व्यास के तो बराबर होगा। भाई विस्थापन का मतलब क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे आपको बात क्या समझ में आ रही है कि प्रत्येक लड़की का विस्थापन, प्रत्येक लड़की का जो विस्थापन है वो किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, PQ के बराबर होगा। और जो PQ के बराबर है मतलब वृत्त के व्यास के बराबर है, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे वृत्त के व्यास के बराबर है। बोलो हाँ या ना, वृत्त के व्यास के बराबर होगा। स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और कितना है वृत्त का व्यास, बताओ जल्दी से। वृत्त का व्यास कितना है, आपको त्रिज्या दिया है 200 मीटर, मतलब यहां तक की डिस्टेंस दिया है 200 मीटर। और बताओ ये कितना है, जस्ट डबल है। और अपने को पता है व्यास बराबर क्या होगा, 2 गुणे त्रिज्या। बोलो हाँ या ना, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 200, है ना। 2 गुणे कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 मीटर हो गया प्रत्येक का विस्थापन, 400 मीटर। ये तो पहली बात। अब बोले कि किस लड़की का के लिए या वास्तव में स्केट के पथ की लंबाई के बराबर होगा। बताओ ये किसके लिए आपको दिख रहा है, बी लड़की के लिए बराबर ही दिख रहा है 400 मीटर। बोलो हाँ या ना, क्योंकि यही तो सीधा है, 2 दूनी 4। तो किस लड़की के लिए है, बी लड़की के लिए, है ना, बी लड़की के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट नोट करेंगे यार इसको, किसके लिए हो जाएगा, बी का जो विस्थापन है उसके द्वारा तय की गई कुल लंबाई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखना ध्यान से समझना। अब क्या बोल रहा था, किस लड़की का
इसके द्वारा पथ की लंबाई के बराबर होगा। मतलब क्या है, बोल रहा है ये जो 400 मीटर विस्थापन आया, बोल रहा है कि किस लड़की के लिए पथ की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसके लिए देखो ये कर्व पाथ पे चल रही, क्या पता 400 मीटर से ज्यादा हो या कम हो, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इसके लिए भी दूरी तो ज्यादा ही हो जाएगी, टेढ़े मेढ़े पाथ पे चल रही, तो पथ की लंबाई बताओ, ये 200 मीटर है, अगला 200 मीटर है, तो कुल पथ की लंबाई अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं तो पथ की लंबाई भी कितनी है, 400 मीटर है बी लड़की के लिए, और विस्थापन भी कितना है, 400 मीटर ही है। तो विस्थापन तो हमने निकाल लिया, क्या निकाला था, 2 गुणे व्यास, है ना, तो ये आ गया 400 मीटर, बोलो है ना, 2 गुणे त्रिज्या, यही तो पी क्यू था प्रत्येक के लिए विस्थापन। लेकिन अब पूछ रहा आपसे किस लड़की के लिए वास्तव में पथ की लंबाई भी 400 हो जाए और विस्थापन भी 400 हो जाए, तो आपको किस लड़की के लिए नजर आ रहा है, ये जो बी वाली कन्या है इसी के लिए तो 4, क्योंकि ये 200, अगला भी 200, तो ये कितना हो जाएगा, 400 मीटर। तो ऑप्शन में आंसर में आप क्या लिखेंगे कि बी लड़की का विस्थापन उसके द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोला कि 4.9 में देखेंगे, कोई साइकिल सवार है, ठीक है, पहले क्वेश्चन को मैं जूम कर रहा हूं, अच्छे से पढ़ लो। बोला कि कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र ओ से चलना शुरू करता है तथा पार्क के किनारे पी पर पहुंचता है, पुनः यह बर्फ पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ, चलता नहीं चलाता हुआ, ठीक है, ओक्यू के रास्ते से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केंद्र वापस आ जाता है ना। बोला पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर है, यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हैं तो साइकिल सवार का कुल विस्थापन, औसत वेग और औसत चाल बताइए। वाह भाई वाह, औसत वेग, औसत चाल और क्या बताना है बेटा, औसत चाल, औसत वेग और कुल विस्थापन, है ना। अब देखेंगे ध्यान से, समझना है, थोड़ा सा इसको किनारे कर लूं, समझाते। देखो बोल रहा था एक साइकिल सवार है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला एक साइकिल सवार है, वो आपसे बोल रहा था कि ओ से स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बस नीचे करेंगे। हाँ देखेंगे, बोला कोई साइकिलिस्ट है, ठीक है, वो ओ से चलना शुरू करता है, ठीक है, फिर पी पर पहुंचता है, पहुंच गया, फिर पुनः वह पार्क की परिधि के अंदर यहाँ पे आता है, चलता है, क्यू पे आता है, फिर ओ क्यू के रास्ते से केंद्र पर आ जाता है, मतलब प्रारंभिक स्थिति से चला, है ना, ओ उसकी क्या हो गई, प्रारंभिक स्थिति। अगर मैं ध्यान से आपको समझाऊं तो ओ आपको दिख रहा है बेटा, इसकी क्या है, ये प्रारंभिक स्थिति है, और ये ओ से चला, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये ओ से चला, प्रारंभिक स्थिति से चला, और ये घूमा, फिर घूमा और फिर घूमा, और यह प्रारंभिक स्थिति में वापस भी लौट आया, प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट आता है ना, प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट आता है। जैसे ये प्रारंभिक स्थिति से चला और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गया, तो बताओ विस्थापन कितना होगा। अगर मैं आपसे बोलूं विस्थापन कितना होगा, तो आप आंसर क्या देंगे, सर 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से चलेंगे वहीं पे वापिस आएंगे, तो विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। सबको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन बताया है ना, ये कॉन्सेप्ट। तो जहां से चला वहीं पे वापस आया, तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो मजे वाली बात है ना, बोले कि इसकी जो त्रिज्या है, मतलब ये जो है वो 1 किलोमीटर दे रहा है, टाइम 10 मिनट दिया है, तो इसको पहले आवर में चेंज कर लो, 10/6 मतलब कितना हो जाएगा, ये 1/6 आवर हो जाएगा, है ना, ये 1/6 आवर हो गया टाइम। इतनी इंफॉर्मेशन दी है, पहले का तो आंसर मिल गया कि कुल विस्थापन कितना है, 0 है, और औसत वेग क्या हो जाएगा, फटाफट बताना। औसत वेग की मैं बात करूं, औसत वेग की बात करूं, दूसरे आंसर की बताओ। औसत वेग क्या होता है,
कुल विस्थापन बटे कुल समय, यही तो फॉर्मूला सिखाया मेरे लाल, कुल विस्थापन बटे कुल समय। और जब विस्थापन 0 है तो समय कितना है, 1/6 आवर है, तो औसत वेग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो क्या इस क्वेश्चन को बिना किसी मेहनत के किया जा सकता था, बोलो हाँ या ना, किया जा सकता था ना। अब देखो औसत वेग भी 0 हो गया, तो अपना दूसरा आंसर भी मिल गया 0 0। तीसरा बोल रहा है औसत चाल क्या होगी, तीसरी बात कर रहा है औसत चाल क्या होगी, ध्यान से समझना, ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है कि औसत चाल क्या होगी, है ना। तो औसत चाल के लिए अपने को कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए, है ना। कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल की मैं बात करूं, औसत चाल की मैं बात करूं तो कुल दूरी बटे कुल समय, है ना, यही तो फार्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो यहां से ये O से गया P पे, P से आया Q पे, Q से आया O पे, तो दूरी के लिए क्या करेंगे, OP प्लस PQ प्लस और ये OQ, बोलो हाँ या ना। ये तो R है और OQ भी तो त्रिज्या ही दिख रही है वृत्त की, ये भी R है, ये भी R है, PQ परिधि दिख रही है ना। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, बोलो हाँ या ना। अब बात ये उठ रही है सर क्या 2πr तो पूरे का होता है, और ये 2πr का 1/4 ही तो चला, तो ये 1/4 तो मैं लगा दूं, बोलो बात क्लियर हुई। कि देखो OP तो रख दूंगा मैं R, यहां पे मैं रख दूंगा R प्लस PQ की जब बारी आएगी तो PQ मुझे दिख रहा है कि PQ क्या है, वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, लेकिन ये केवल 1/4 में ही तो चला, तो यहाँ पे 1/4 क्या लिख देंगे, 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2πr प्लस OQ भी तो R है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 1 किलोमीटर, ये 1/4 ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, बोलो हाँ या ना, 2 दूनी 4 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस, इधर सॉल्व कर रहा हूं देखो 22/14, 22/14 हो गया प्लस 1, यही आएगा। अब देखो एलसीएम है 14 है ना, अब ये हो जाएगा 14 प्लस 22 प्लस 14, तो बताना ये हो जाएगा ऊपर 50 और ये ऊपर नीचे हो जाएगा 14, तो ये 25 जा और ये 7 जा, तो कुल दूरी कितनी मिल गई, 25/7 किलोमीटर, कितनी मिल गई, कुल दूरी मिल गई 25/7 किलोमीटर। बताओ इतनी बात क्लियर हुई। अब आपसे चाल पूछा है तो कुल दूरी बटे कुल समय लगा दो, यहीं पे सॉल्व कर दूं बक्सा बना के, देखो यहीं पे सॉल्व कर देता हूं भाई, है ना। यहाँ पे देख लेंगे चाल, कुल दूरी मतलब 25/7 और समय मतलब 1/6 आवर, तो ये हो गया 150/7, है ना। काटेंगे 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 त्रिक 1 7 चौक 28, तो 21.4 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा भाई, फटाफट नोट करें, ठीक है। देखेंगे कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं था यार, है ना, तो जल्दी से नोट करेंगे बेटा फटाफट सभी प्यारे बच्चे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चलिए नोट हो गया, मैं साइड में हूं बेटा, जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आइए चलते, बढ़िया क्वेश्चन है 4.10, 4.10 की बात करते हैं, ठीक है। बोल क्या रहा है 4.10 में, बातें देखेंगे ध्यान से।
बोले कि किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। यदि किसी दिए गए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरे, छठे व आठवें, है ना, आठवें मोड़ पर विस्थापन बताइए। प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा तय की गई दूरी, पथ की लंबाई के साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, तुलना भी करेंगे भाई। है ना, आठवें मोड़ के क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए। किसी खुले मैदान में मोटर चालक इतना इतना इतना, ठीक है, 500 मीटर के बाद चलता है, ठीक है। इतनी बात आपको ये समझ में आ रही है ना। बोल रहा है कि किसी दिए हुए मोड़ से शुरू मोटर चालक का तीसरे, छठवें, आठवें मोड़ पर विस्थापन और प्रत्येक पथ की लंबाई के विस्थापन के परिमाण। चलिए आइए समझते हैं। बढ़िया है क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। मान लेता हूं कि एक कोई खुला मैदान है, मैं चल रहा हूं, ठीक है। मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर मैं लेफ्ट में 60 डिग्री मुड़ा, मतलब ये अगर 36 था, जैसे देखो एक मोटर चालक ऐसा रास्ता बनाना पा उसके बाईं ओर, मान लिया कि एक चालक है ये, अगर मैं जनरली बात करूं, ठीक है, तो ये चालक जा रहा था किसी स्थान को, मैं मान लेता हूं कि यहां से वो चल रहा था, ठीक। अब बोला कि प्रत्येक 500 मीटर चला, है ना, 500 मीटर वो मुड़ता है, मतलब ये 500 मीटर चला, ठीक है। फिर वो क्या होगा, 60 मुड़ गया, बाई मतलब लेफ्ट इधर होगा, उसका राइट इधर होगा, तो ये यहां से 60 डिग्री मुड़ गया, मतलब ये कुछ एंगल ऐसे 60 डिग्री ये मुड़ जाएगा, बोलो हाँ या ना। फिर ये मान लेता हूँ ये ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे आया, फिर यहां से वो 60 डिग्री मुड़ गया, मतलब 60 डिग्री कुछ ऐसे मुड़ा होगा, है ना। फिर डी पे आया, फिर यहां से वो 60 डिग्री मुड़ गया, ई पे आया, है ना, सी डी ई पे आया, और फिर वहां से वो 60 डिग्री मुड़ा तो एफ पे आया, फिर वहां से वो 60 डिग्री मुड़ा तो फिर से ए पे आया। मतलब ये जो पूरा जो साइक्लिस्ट पथ है उसका, वो किस पे वो चलना चाह रहा है, समषटकोणी में चलना चाह रहा है, बोलो हाँ या ना, समषटकार में चलना चाह रहा है। उसका जो पथ आपको दिख रहा होगा अगर यहाँ पे, कि पहले देखो इधर चला, फिर 60 मुड़ा, फिर चला, फिर 60 मुड़ा, फिर चलेगा, फिर 60 मुड़ेगा, बोलो हाँ या ना, फिर चला, फिर 60 मुड़ा, फिर चला, फिर 60 मुड़ा, तो जाहिर सी बात इसका जो पथ है ये समषटकोणिक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, इसका जो पथ है 1 2 3 4 5 6 समषटकोणिक भुजा में चल रहा है। तो अगर हम नाम दे दे कुछ ए बी सी डी ई और एफ, है ना, ए बी सी डी ई और एफ, तो आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि किसी दिए हुए मोड़ से होकर मोटर चालक का तीसरे, छठवें व आठवें मोड़ पर विस्थापन। अगर मैं यहां से बात करूं तो बताओ कि तीसरे मोड़ पर, मतलब ये आपका पहले से चल रहा है ना, ये मान लेता हूं मैं, ये आपका कहां से चल रहा है बताना जल्दी से, ए से चल रहा था, उसका तीसरा मोड़ कौन सा आएगा, फटाफट बताएंगे, है ना। तीसरा मोड़ ध्यान से बताना कि देखो पहला ए से चला, पहला दूसरा तीसरा, है ना, तो ये कहां पे होगा, तो तीसरे मोड़ पर ये बिंदु डी पर होगा, है ना। तीसरे मोड़ पर ये कहां पे होगा, बिंदु डी पर होगा। और क्वेश्चन में आपको दिया है कि प्रत्येक पथ की कितना मिलता, 500 मीटर मुड़ता। तो अगर मैं विस्थापन की बात करूं, समषटकोणिक है, तो अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो यही एडी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, यही क्या हो जाएगा, विस्थापन, एडी होगा ना विस्थापन। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ठीक है, इधर आइए, तो क्लियर होगी बातें, है ना। बोल रहा था ये कुछ प्रत्येक के बाद 60 डिग्री मुड़ रहा है, प्रत्येक के बाद कितना मुड़ रहा है, 60 डिग्री मुड़ रहा है, मान लेता हूं ये एंगल 60 ही होगा, ठीक है, ये कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, ठीक है, नाम दे देते हैं
ये ए था, ये बी था, ये सी और डी और ये ई और ये F, ठीक है। अब बोला कि तीसरे मोड की बात कर रहा हूं, पहले मैं तीसरे मोड पर मैं बात करने चल रहा हूं, ठीक है। जब मैं तीसरे मोड पे बात करूंगा, देखो ए बी सी डी, तीसरे मोड पर वो कहां पे होगा, डी पर होगा, है ना। तीसरे मोड पर वो कहां पे होगा, डी पर होगा। आपको समझ में आ रहा है डायग्राम से। अब बोल रहा है कि विस्थापन बताना, विस्थापन के लिए यही लाइन है, बोलो हाँ या ना। सम षटकोणिक है तो ये 500 है तो ये भी 500 होगा, तो विस्थापन AD बराबर क्या हो जाएगा, AO प्लस OD। ये कितना हो गया 500 प्लस 500 और विस्थापन कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा विस्थापन 1000 मीटर हो जाएगा। और पथ की लंबाई की बात करूं मैं, है ना, अगर मैं पथ की लंबाई की बात करूं तो देखो एकदम सिंपल सा आंसर हो जाएगा। पथ की लंबाई की मैं बात करूंगा तो AB प्लस BC प्लस CD, तो AB प्लस BC प्लस CD मतलब 5 3 1500 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1500 मीटर हो जाएगा। तो ये पहला आंसर हो गया। अब छठे पे बताइए, छठवे पे बात कर रहा है, छठवें मोड पे यहीं पे सॉल्व करते हैं, है ना। छठवें मोड की बात कर रहा है तो छठवें मोड पे कहा होगा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, मतलब छठवें मोड पर ए पर होगा। कहां पे होगा, छठवें मोड पर ए पर होगा, है ना। यहाँ पे छठवें मोड पर, छठे मोड की बात हो रही है, छठे मोड पर ए पर होगा। और जब छठे मोड पर ए पर होगा तो बताइए यहाँ पे जब ए पर ये होगा तो यहाँ पे भैया जहां से स्टार्ट किया था, है ना, जहां से चलना शुरू किया वहीं पर आ गया, जहां से चलना शुरू किया वहीं पर आ गया, जहां चलना शुरू किया वहीं पर आ गया। तो जैसे वहीं पर आ जाएगा विस्थापन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ए से चलना स्टार्ट किया मैं फिर से वहीं पे आ जाऊंगा तो विस्थापन कितना हो गया 0 हो गया। अब दूरी बताओ कितनी है यार, दूरी जोड़ लो, देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। कुल दूरी कितनी 3000 मीटर। कितनी हो जाएगी 3000, क्योंकि दूरी तो कभी माइनस में होती नहीं है ना, 0 हो सकती है। तो 5 ये है 1000 1500 2000 2500 3000, ये आपका दूसरा आंसर मिल गया, बोलो हाँ या ना। ये छठवे पे है ना, ये आप यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं साफ साफ। ये तीसरा स्थान हो गया, ये छठवा हो गया। अब आपसे पूछा है आठवां स्थान, क्या पूछा है आपसे, आठवां स्थान पे पूछा है ना। तो आठवां कहां पे आएगा, देखो छठवा है, ये सातवां हो जाएगा, ये आठवां हो जाएगा। और जैसे ये मिल गया तो बताओ ये वेक्टर लॉ हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे ध्यान से, है ना। आठवें की बात करने चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आठवें स्थान पर, आठवें मोड़ पर, आठवें मोड़ पर जैसे ही आठवें मोड़ की मैं बात करूंगा देखेंगे यहां से ये तो इनका परिणामी, तो R बराबर क्या हो जाएगा सीखा है, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 हो जाएगा। बताओ ए कितना है 500, ये 500 है, ये भी 500 है, 500 का स्क्वायर बोलो, और ये कितना 500 का स्क्वायर, और ये 2 गुणे 500 गुणे 500 इंटू cos 60 1/2। ये सॉल्व करेंगे विस्थापन पता चल जाएगा, सॉल्व करेंगे क्या पता चल जाएगा, सॉरी हाँ सॉल्व करेंगे ये विस्थापन पता चल जाएगा। कितना आएगा सॉल्व करने में 555, ये बेटा 500√3 के आसपास आएगा, 500√3। और √3 को जब मैं लिखूंगा तो ये 500 इंटू 1.732, तो ये 866 मीटर के आसपास आएगा। कितना आएगा 866 मीटर के आसपास आएगा। और दूरी कितनी हो जाएगी बोलो जल्दी से, दूरी चली गई, कुल दूरी कितनी होगी फटाफट बताएंगे। विस्थापन तो आ गया ना, दूरी कितनी हो जाएगी इसकी जल्दी से बताओ। दूरी तो आपको पता है 1000 हो जाएगी ना जनरली अगर भेजे तो। यहाँ पे देखो डायग्राम से कितना 500 1000, ठीक। अगर आपको डायरेक्शन निकालना तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये दिखाना कि आठवें मोड़ पर ये विस्थापन था, अब यहाँ पे 2 वेक्टर लॉ होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन सिखाया है, देखो tan अल्फा बराबर
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो डायरेक्शन भी सिखाया कि नहीं सिखाया? तो आप डायरेक्शन निकाल के बता सकते हैं कि ये कितना अपने 8वें मोड़ पर प्रारंभिक से वो कितने कोण पर है ना? 8वें से वो प्रारंभिक पे कितने कोण पर है। तो यहां से देखो बी तो है 500 यार, ये साइन 60 हो जाएगा, और ए मतलब ये भी 500 है, ये बी मतलब 500 cos 60 हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया 500√3 और ये हो जाएगा 500 प्लस 250, है ना? मतलब ये तो 866 हो गया अगर जनरली मैं बात करूं। √3/2 ना, तो ये हो गया 1500, 500 और 750 दूनी 1500 हो गया, है ना? ये सॉल्व करेंगे आपको अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा जब मिल जाएगा वही आपकी गति की दिशा हो जाएगी प्रारंभिक से। ठीक है, तो जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे, काफी लंबा क्वेश्चन हो गया, है ना? जल्दी से नोट करेंगे, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं साइड हट रहा हूँ, फटाफट नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नोट हो गया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जूम करेंगे 4.11, देखो मेरे एक मिनट, क्या हो गया? जूम क्यों नहीं हो रहा यार? देखो इधर बोल रहा है कि 4.11 पढ़ो। कोई यात्री है ना? थोड़ा सा और जूम करूंगा, चलो ये 4.11। कोई यात्री किसी नए शहर में आया है और वह स्टेशन से किसी होटल तक 10 किलोमीटर दूर जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी वाला 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में, है ना, और 28 मिनट में होटल पहुंचाता है। तो बोल रहा है कि टैक्सी की औसत चाल और टैक्सी के औसत वेग का परिमाण क्या होगा, क्या वे बराबर हैं कि नहीं है? चलिए जल्दी से बताएंगे आप। आइए देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। बोला कि कोई यात्री नए शहर में आया है, किसी होटल तक 10 किलोमीटर दूर है। मतलब जाहिर सी बात है, विस्थापन कितना है? 10 किलोमीटर। अगर वो डायरेक्टली जाना चाहता है, अगर वो मान लेते हैं यात्री स्टेशन से होटल जाना चाह रहा है, तो डायरेक्टली 10 किलोमीटर है ना? डायरेक्टली वो कितना है? 10 किलोमीटर। लेकिन जो बेईमान टैक्सी वाला उसको घुमा फिरा के ले गया, कितने से ले गया? 23 किलोमीटर से ले गया, है ना? 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते ले जाता है और 28 मिनट में, है ना? तो 28 मिनट, समय भी 28 दिया, इसको आवर में चेंज कर लो, 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बताना तो जल्दी से। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, तो 7/15 आवर। अगर मैं आवर में चेंज करना चाहूं तो ये हो जाएगा। ठीक है, और आपको दूरी दिया है कितनी? 23 किलोमीटर। कितना दिया है? टोटल 23 किलोमीटर। और आपसे पूछा क्या है कि टैक्सी की औसत चाल। तो बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन था क्या यार पूरे किताब में अभी तक? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। बोलो कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 23 किलोमीटर। समय कितना है? 7/15। ऊपर गया 23 गुणे 15/7। सॉल्व करके आंसर बताओ। 23 गुणे 15/7 कैलकुलेशन कर लेंगे, जल्दी से बताओ। तो ये 15 3 45 हो गया, 15 दूनी 30 4 34, 345/7। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊं 345/7 आएगा। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। ये अपने को क्या मिल गई? औसत चाल मिल गई। बोल रहा है कि औसत वेग का परिमाण क्या होगा? औसत वेग मतलब कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन बटे कुल समय। अगर मैं औसत वेग की बात करूं तो कुल विस्थापन कितना था? बोलो 10 किलोमीटर रख देना। कुल विस्थापन कितना है? 10 किलोमीटर। ये 7/15, ये हो गया 150/7, मतलब 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 1 गया, 7 एकम 7 हो गया, 3 गया, 7 चौक 28, मतलब 21.4।
पूछ रहा है कि क्या वे बराबर हैं। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो अगर ये बराबर आ गया तो बराबर होंगे, है ना। अगर बराबर नहीं आया, अगर ये आप सॉल्व करोगे देखो 7 चौक 28, है ना, तो बराबर नहीं लग रहा क्योंकि ये 4 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख देना कि औसत चाल और औसत वेग के परिमाण बराबर नहीं है। औसत चाल तथा औसत वेग के परिमाण बराबर नहीं है। तो औसत वेग के परिमाण बराबर नहीं है। बोलो क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? फटाफट बताएंगे क्या इतनी सी चीज क्लियर हो गई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4.12 बढ़िया है, रिलेटिव मोशन मैन रेन। बोला कि 4.12 वर्षा का पानी 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको पता है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा, है ना। बोला वर्षा का पानी है जो 30 मीटर पर सेकेंड के वेग की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रहा है ना। बोल रहा है कि कोई महिला उत्तर से दक्षिण, है ना, मतलब महिला है उत्तर से दक्षिण जाना चाह रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से चाल से साइकिल से चल रही है ना, साइकिल चला रही है। उसे अपना छाता किस दिशा में रखना होगा? वाह भाई वाह। तो आपको देखो यार, इसके लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, है ना, उसके लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, है ना, अगर आपको याद हो तो। एक तो मैंने बोला था छाता के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आओ समझते हैं। बोल रहा है ये कोई साइकिल सवार है, मतलब ये मैप में बना लेता हूं, ये है पूरब, ये है पश्चिम, और ये है उत्तर, और ये है दक्षिण, यही बोल रहा है। बोला कि वर्षा का पानी 30 मीटर पर सेकेंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर से ओर गिर रहा है ना, मतलब वर्षा जो हो रही है, ये कोई महिला उत्तर से दक्षिण, महिला जो है ये उत्तर से दक्षिण जा रही है, तो ये वेलोसिटी ऑफ वुमेन हो गया। बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ वुमेन हो गया, है ना, तो बोला कोई महिला 10 मीटर पर सेकंड से चाल से चला रही है, तो उसे अपना छाता किस दिशा में रखना होगा? तो भाई जाहिर सी बात है, मैं मान लेता हूं उसे अपना छाता अल्फा एंगल पे रखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। यही तो निकालता है, उसको छाता मान लेता हूं मैं क्योंकि अपने को पता है कि उसके रिजल्टेंट में ही छाता मुझे रखना होगा, तब मैं बचूंगा। जैसे बारिश इधर हो रही, मैं अगर उसके रिजल्टेंट में इधर रखूंगा छाता, तभी मैं क्या हो पाऊंगा, बच जाऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताना, फटाफट बताना। उत्तर से दक्षिण बोल रहा है कि पूरब से पश्चिम बोल रहा है ना? उत्तर से दक्षिण बोल रहा है ना क्वेश्चन। हाँ, कोई महिला उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए मैप में इसको, आपको इधर से थोड़ा समस्या हो तो मैं इसको मान ले रहा उत्तर है, ठीक है, इधर से इधर जा रही है ना, उत्तर से दक्षिण जा रहे, तो मुझे परिणामी के लिए अपोजिट वेक्टर लेना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ वुमेन हो जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ ये रेन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इधर हो जाएगा। बताओ परिणामी निकालूंगा मैं, कितना आएगा? अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा है कि नहीं है? चलो डायग्राम देखो फिर से बना लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना होने पाए। बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण, है ना, तो मैं मान ले रहा हूं जो बारिश हो रही है वो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, और बारिश ऊर्ध्वाधर ऊपर से हो रही है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो यही हो जाएगी। अगर मैं जनरली बात करूं, बारिश ऊर्ध्वाधर ऊपर हो रही है, महिला उत्तर से दक्षिण जा रही है, मतलब महिला इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड के चाल से, लेकिन मुझे रिजल्टेंट लेना है इसका, तो मैं इधर लूंगा माइनस का VW लूंगा कि नहीं लूंगा? बोलो हाँ है ना, क्योंकि मुझे परिणामी लेने को उल्टा करना पड़ता है। और मैंने माना कि यहाँ से अल्फा कोण पे छाता रखेंगे, कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे छाता में रखूंगा तो मैं भीगने से बच जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। तो आपसे बोल रहा है कि उसे अपना छाता किस दिशा में रखना होगा, तो आप यहां से बताना tan अल्फा निकालोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन, और वेलोसिटी ऑफ वुमेन कितना है? 10 है, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? 3 है, 30, तो ये कितना हो गया? tan अल्फा बराबर 1/3, कितना आ जाएगा? tan अल्फा बराबर 1/3, और तो यहां से अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/3, 1/3 का मतलब 0.33 के आसपास,
0.33 के आसपास ना, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 0.33। इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी होगी, नहीं दी होगी, ये लगभग 18 डिग्री के आसपास की होती है। कितनी डिग्री? लगभग 18 डिग्री 26 मिनट के आसपास होती है। तो हमको बारिश से भीगने के लिए मुझे छाता अपना किस दिशा में रखना होगा? 18 डिग्री में बारिश से, है ना। बारिश इधर हो रही थी, मैंने अल्फा एंगल पे छाता रखा, तो मुझे 18 डिग्री 26 मिनट के डिग्री पे छाता रखना होगा। अगर यहीं पे आपसे ये पूछ लेता, है ना, यदि आपसे यहीं पे पूछ लेता परिणामी वेग कितना है, अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता कि v रिलेटिव टू, मतलब वर्षा का वेग मनुष्य के वुमेन के सापेक्ष कितना है, तो आपके पास आराम से फार्मूला था VR माइनस VW। लेकिन यहाँ पे आपसे केवल इतनी बात पूछा है कि उसे अपना छाता किस दिशा में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दक्षिण की तरफ किधर रखना पड़ेगा? दक्षिण की तरफ 18 डिग्री 26 मिनट, है ना। दक्षिण की तरफ 18 डिग्री 36, क्योंकि वो उत्तर से दक्षिण जा रही थी, तो छाता भी मुझे उधर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो नोट करेंगे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था यार। ठीक है, चलिए इतनी सी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी से बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है, एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। बोल रहा है 4.13, देखो कोई व्यक्ति है, वो स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, है ना, उससे कितना समय लगेगा। और बोल रहा है यदि नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है और वह नदी के बहाव के लंब तैर रहा है ना, नदी के बहाव के लंब तैर रहा है, जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो नदी के बहाव से कितनी दूरी पर होगा, है ना, नदी के बहाव से कितनी दूरी पर होगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, आइए करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी। चलो यहीं पे देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, मान लेता हूं मैं ये 1 किलोमीटर क्या है बेटा? चौड़ी नदी है। ये नदी की चौड़ाई कितनी है? 1 किलोमीटर है। बोल रहा है यहां से कि यदि कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर आवर से, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, मान लिया कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी कितनी दे रहा है मुझे? 4 किलोमीटर पर आवर दे रहा। ठीक है, और बोल रहा था क्वेश्चन में कि यदि नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर मुझे कितना दे रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर की चाल दे रहा, मुझे वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रहा। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वह नदी के बहाव के लंब तैर रहा है, मतलब जो मैन है वो इधर चल रहा है, बहाव नदी इधर है, नदी का बहाव इधर है, लेकिन वो कैसे तैर रहा है? लंब तैर रहा है ना, लंब तैर रहा है। जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो वह बहाव से कितनी दूर है? मतलब यहाँ पे ये पहुंचा, मान लिया नदी इधर है तो बहाव ये है C। अब बोला कि ये कितना दूर पहुंचेगा, ये कितना दूर पहुंचेगा, तो अपने को ये BC भी निकालना है, ये अपने को BC भी निकालना है। सबसे पहले आपको पूछा है नदी पार करने में लगा समय, नदी पार करने में लगा समय, जल्दी से बताएंगे, कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। समय बराबर क्या होता है? नदी की चौड़ाई बटे व्यक्ति चाल। व्यक्ति नदी को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा? फटाफट बताएंगे, व्यक्ति की चाल, है ना। तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल, बोलो हाँ है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 1 किलोमीटर, चाल है 4, तो 1/4 आवर कितना हो गया? 1/4 आवर, मतलब इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करा लो, 1/4 इंटू 60 मतलब कितना हो गया?
15 मिनट उसको लगेगा नदी पार करने में। क्या हो जाएगा? 15 मिनट उसको लगेगा नदी पार करने में। आप पूछ क्या रहा है, जब वह नदी दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो वह नदी के बहाव से कितना दूर है, मतलब ये BC। तो बताओ जब 15 मिनट लगा और नदी की चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से ये आपका जो दूरी हो जाएगी BC बराबर क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय। कितना हो जाएगा? चाल गुणे समय। तो ये कितना है बताओ जल्दी से, ये चाल कितनी है 3 है, और ये समय कितना आया भैया 15 मिनट आया। तो कितने दूर है ना, 15 मिनट आया। तो यहां से समय कितना 15 मिनट, तो 3 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है ना। तो आपने को आंसर मीटर में लाना है ना, तो कैसे आएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे कैसे आएगा। तो आवर में रखा रहने दो, देखो यहां से आवर में सॉल्व कर लेते हैं। 3 किलोमीटर है, ये 1/r है ना, तो ये कितना हो गया 3/4, मतलब 3000 मीटर, और ये बटे कितना हो गया 4 गुणे 60 है ना, 4 गुणे 60 मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ जाएगा यार। ठीक है ना, सेकेंड में नहीं ना, आवर में। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बस कैलकुलेशन करना 1 मिनट, या तो आप इसी में रहने दो, किलोमीटर में सॉल्व कर लो। तो ये 15 है ना, तो समय है आवर में, इसको लिख लो। तो ये 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, और ये 3 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, तो 3 किलोमीटर पर आवर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मीटर में बटे 4, मतलब 750 के आसपास आएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन एकदम आसान है। तो कितनी दूर है वो बहाव से, 750 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आज के ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक लेक्चर और लूंगा मैं एनसीईआरटी का, ठीक है, उसी लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चन खत्म करूंगा जितने बच्चे हैं ना, ज्यादा क्वेश्चन रह नहीं गए हैं, 5 क्वेश्चन और बच्चे, 25 है ना, 25 1 2 3, और हम लोग कौन सा भी कर रहे हैं 16। ठीक है, 14 क्वेश्चन। ठीक है, अगला वाला भी आप इसी तरह करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन चलो मैं और करा देता हूं, है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं। ठीक है, चलो 4.14 आप कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर पूछेंगे, सेम क्वेश्चन है इसी तरह। ठीक है, अब बोला देखो 4.15 में किसी लंबे हॉल की छत 25 मीटर ऊंची, वह अधिकतम 36 दूरी कितनी होगी जिससे 40 मीटर चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। वाह भाई वाह, ऐसा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, बोलो हाँ या ना, फटाफट बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। बोल रहा है कि थोड़ा सा जूम करूंगा, दिख नहीं रहा इस कंप्यूटर स्क्रीन पे मुझे। ठीक है, बार बार मैं पीछे, देखो ये बोल रहा है, बोला कि किसी लंबे हॉल की छत कितना है 25 मीटर ऊंची है, वह अधिकतम परास ज्ञात कीजिए जब कोई गेंद 40 मीटर पर से फेंकी जाए और गेंद छत से बिना टकराए निकल जाए। बढ़िया क्वेश्चन, आओ देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, सेम क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। देखो चलो फटाफट, हमने बोला कि किसी लंबी हॉल, मतलब ये कोई हॉल है वो 25 मीटर ऊंची है, बोला वो अधिकतम दूरी कितना होगा, यहां से कोई गेंद फेंका जाए और पूछ रहा है कि वो छत से टकराए ना, और ये आर निकालना है ना। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखो आर यहां निकालेंगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बोलो हाँ या ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, g की वैल्यू 10 रख लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा, है ना। अब बोल रहा है कि कितने मीटर पर सेकेंड, h की वैल्यू दिया 25, हॉल 25 मीटर ऊंचा है, u दे रहा है 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से। ठीक है, अगर मुझे यहां से थीटा मिल जाए, पहले केस से मुझे ये एंगल मिल जाए, तो मैं परास में रख दूंगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे, आइए यहीं पे सिखाता हूं। ठीक है, आइए फटाफट देखेंगे थोड़ा सा। बोला कि 25h है, u स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 10 रख लेता हूं, है ना, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। कट गया, 2 दूनी 4, कोई बात नहीं। तो ये कितना आया 25/80 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा
तो यहाँ पे कितना हो गया जल्दी से बताओ, 25/80 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो 5 पचम 25, 16 पंचे 80, 5/16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5/16 आ जाएगी, है ना। 5/16 का मतलब अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे यार, है ना, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बराबर √5/4, है ना। साइन थीटा बराबर √5/4। जब आप इसका √5 निकालना तो यहां से आपको थीटा मिल जाएगा। या तो एक तरीका और मैं आपको बता दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा पता है तो यहां से साइन थीटा बराबर कितना हो गया बताओ, √5/4। कॉस निकाल लो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 5/16, तो 16 में से 5 गए, कितना बचा, 11/16 हो जाएगा, और √11/4, तो cos थीटा बराबर √11/4। ये साइन और cos निकाल लेना, ठीक है। अब रेंज का फार्मूला देखो, ठीक है, तो साइन थीटा मिल गया √5/4 और ये मिल गया √11/4, है ना। साइन थीटा मुझे कितना मिल गया, √5/4, cos थीटा मुझे मिल गया √11/4, है ना। अब यहां से देखो रेंज पूछा था, u स्क्वायर मतलब 40 × 40 साइन 2 थीटा अपॉन जी मतलब 10 रख लो। यहाँ पे मैं ये हो जाएगा 1600, बोलो हाँ या ना, इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 10, यही हो जाएगा ना। बोलो जल्दी से, साइन थीटा की वैल्यू रख लो, कॉस थीटा की वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ क्या सॉल्व कर लेंगे अब आगे, ठीक है। तो आगे का कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक, फटाफट। चलिए इतनी बातें नोट हो गई। और आप देखिए अगर आप एनसीईआरटी के आंसर को मैच करेंगे, वहां पे जी की वैल्यू 9.8 रख के रखा होगा, ठीक है, तो आंसर वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, तो आप परेशान नहीं होंगे कि सर का आंसर गलत आ रहा है, ठीक। हाँ, तो वहां पे जी की वैल्यू 9.8 रखा होगा तो थोड़ा सा आंसर डिफर करेगा, लेकिन प्रोसेस यही है करने का, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चला जाए यार। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करा देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, यही सेम क्वेश्चन नहीं है, बोल रहा है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितने ऊंचाई तक फेंक सकता है। मतलब आपको रेंज दिया है, हाइट पूछा है, क्या दिया है इस बार, रेंज दिया है, आपसे हाइट पूछा है, फटाफट बताएंगे, है ना। बोल रहा है आपसे यहाँ पे देखो, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से कितनी ऊंचाई तक फेंकेगा, फटाफट बताना। अच्छा एक बात बताना, यहीं से मैं बातें आपकी क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन को पलक झपकते आप आंसर कर सकते थे। कैसे बताओ, अधिकतम ऊंचाई को फेंकने के लिए मैंने आपको एच मैक्सिमम की कंडीशन बताई है, थोड़ा सा इसको बोर्ड ज्यादा चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मिनिमाइज करेंगे। देखो आपको मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन में जब पढ़ा रहा था तो एच मैक्सिमम की कंडीशन बताई, मैंने बोला थीटा शुड बी 90 डिग्री, थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी एच मैक्सिमम का कहानी, u स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा। और बोल रहा है आपको जो रेंज मैक्सिमम है वो कितनी है 100 मीटर है, और आर मैक्सिमम मैंने आपको लिखवाया है साफ साफ, u स्क्वायर बाई जी होता है, बोलो हाँ या ना, u स्क्वायर बाई जी होता है। तो यहां से ये कितना हो गया, u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू मेरे को 100 मिल गई, कितनी मिल गई 100 मिल गई, ये समीकरण 1 मान लो। तो h मैक्सिमम बराबर 1/2 है, u स्क्वायर बाई जी है, और इसकी वैल्यू मेरे को 100 पता है, तो अधिकतम ऊंचाई कितना हो गया 1/2 इंटू 100 मतलब कितना 50 मीटर, कितना फेंकेगा अधिकतम 50 मीटर फेंक पाएगा। तो क्या बोले इस क्वेश्चन में कोई समस्या तैयार करने में, फटाफट बताएंगे, इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए भाई अगले क्वेश्चन पे बोला कि 80 सेंटीमीटर, थोड़ा सा क्वेश्चन जूम करता हूं, फटाफट पढ़ाएंगे थोड़ा स्पीड। 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा गया और इसे किसी एक समान चाल के साथ किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25 सेकंड में, कितना बोल रहा है, यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है ना,
14 चक्कर लगाता है तो पत्थर के त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी? फटाफट बताएंगे। पत्थर के त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी? जाहिर सी बात है बेटा, आइए यहां पे ध्यान से समझते हैं। है ना? अब देखो यहां से ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है कि कोई पत्थर है, कहां गया क्वेश्चन, 80 सेंटीमीटर लंबा धागा, है ना? तो जाहिर सी बात है सरकार, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी होगी? 80 सेंटीमीटर। जब वो घूमेगा तो वही उसकी क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बोल रहा है 80 सेंटीमीटर धागा, है ना, बांध के किसी एक समान क्षैतिज, मतलब ये इस तरह घूम रहा है, इस तरह अब घुमा रहा है। बोला कि 25 सेकंड में 14 चक्कर, तो आवृत्ति मतलब क्या है? प्रति सेकंड में चक्कर, तो 14/25 ये एन की वैल्यू दे दी है ना? 14/25 एन की वैल्यू दे दी है। बोला कि त्वरण का परिमाण व उसकी दिशा क्या होगी, है ना? जब कोई वृत्ताकार पथ पर घूमता है, मैंने बताया कि केंद्र की ओर होगी, है ना? आपको कल ही बताया था, कल की क्लास में, कि केंद्र की तरफ होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या आया था? देखो, a बराबर v²/r, यही मिला था। बोलो जल्दी से, a बराबर v²/r फार्मूला आया था। मैंने बोला था v बराबर रखना r ओमेगा, तो a बराबर हो गया r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि r से r कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो यार, नहीं कहोगे सर बढ़ा दिए स्टेप, r से r कैंसिल, तो a बराबर r ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू मिल जाए तो यार पथ की त्रिज्या तो 80 सेंटीमीटर दी है ना? आर तो दिया है 80 सेंटीमीटर, मीटर में मतलब 0.80 मीटर भी हो जाएगा, लेकिन ओमेगा मिल जाता तो आंसर आ जाता। यार एक फार्मूले मैंने आपको लिखाए थे, अगर आपको याद हो ध्यान से, तो ओमेगा बराबर सरकार होता है 2πn। कितना होता है? 2πn। तो 2 इंटू 3.14 इंटू कितना हो गया? ये 14/25। बोलो हाँ या ना? क्या यहां से आप ओमेगा निकाल लेंगे? फटाफट बताइए, क्या आप यहां से ओमेगा जब निकाल लेंगे तो आप यहां पे रख देंगे, यहां पे 80 इंटू मतलब 0.80 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू ये क्या हो जाएगा? 14/25। तो ये आपसे असल रेशन मिल जाएगा, और जब असल रेशन मिल गया तो इसकी दिशा किधर होगी? क्षैतिज वृत्त के केंद्र की तरफ होगी। दिशा किधर होगी? केंद्र की ओर होगी। बोलो क्या इस क्वेश्चन को बिना आसान किसी कठिनाई के साथ किया जा सकता था? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल आसान था यार। बोल रहा है कि 14 सेकंड में 25 सेकंड में 14 चक्कर, तो एन की वैल्यू है 14/25, यही तो है आवृत्ति भाई। प्रति एकांक समय में चक्करों की संख्या ही तो आवृत्ति कहते हैं। तो 14/25 एन हो गया। अब जानते हैं त्वरण निकालना है, यहाँ पे रेखीय वेग का कोई संबंध दिया नहीं है, वेलोसिटी दिया नहीं, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा मुझे, और ओमेगा बराबर 2πn होता है, और ओमेगा की वैल्यू 2πn रख के सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दूंगा यहीं पे, परेशान नहीं होंगे। ये देखिएगा, कोई वायुयान 4.18 देखेंगे, कोई वायुयान 800 किलोमीटर पर आवर से एक समान चाल से उड़ रहा है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है। इसके अभिकेंद्र त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए, है ना? अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। भैया जब भी तुलना की बात कर दे, है ना, जब भी तुलना की बात कर दे, आप दोनों को डिवाइड करा लो, है ना? जब भी कभी तुलना की बात करे तो a/g कर लेना, अभिकेंद्र त्वरण निकालना और ये निकालना। बोल क्या रहा देखो, a बराबर v²/r, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बोलो जल्दी से, v²/r पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है। तो ये 900 किलोमीटर पर आवर है। बोलो जल्दी से, तो 5/18, 18×5 90, मतलब ये 250 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना? 250 मीटर पर सेकेंड हो गया। पथ की त्रिज्या 1 किलोमीटर दी, उसको मीटर में चेंज करो। तो यहां से देखो 250 गुणे 250/1000, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 25 पंचे 125/2, मतलब कितना आएगा? 75 पॉइंट समथिंग, नहीं 62.5 के आसपास, 62.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। चलो इतनी बात हो गई। अब आपको कंपेयर कराना था तो डिवाइड कर देते, 62.5 अपॉन 9.8, पता चल जाता कितने गुना कम या ज्यादा है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को भी बिना मेहनत के किया जा सकता था। ठीक है, आप देख रहे हैं जितने कॉन्सेप्ट यार मैंने पढ़ा चुका है एनसीईआरटी में, सारे एकदम डिक्टो क्वेश्चन मिलते मिलते आ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो 4.18 की बात हो गई, सगा 7 क्वेश्चन बचे हैं और एडिशनल बचे, वो मैं आपको अगली क्लास में लेके आऊंगा सीरीज। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय।